December 6th was the day when Babri Masjid was demolished. It's been 31 years since the demolition took place in 1992. The Babri Masjid demolition, a pivotal moment in Indian history and its enduring consequences. जब तक दुनिया रहेगी सुरोसन परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे. I describe that as the saddest day of my life. It should not have happened. We tried to prevent it. बाबरी मस्जिद की 31वीं शहादत के मौके पर हर साल जंतर मंतर पर दोबारा ले रहा हूँ, बाबरी मस्जिद की 31वीं बरसी के मौके पर, शहादत की बरसी के मौके पर हर साल यहाँ पर जंतर मंतर पर, जो पार्लियामेंट से इंतहाई करीब है, यानी इसको पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, इससे जो लगकर है, यहाँ पर हर साल एक एहतजाजी जलसा होता है कि किस तरह जो है हुकूमत के इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए एक तारीख़ी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, बल्कि मस्जिद को शहीद नहीं किया गया था बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को शहीद किया गया था. तो ये जो जलसा यहाँ पर होने वाला था, पहले दिल्ली पुलिस ने इसके लिए इजाज़त दी थी, लेकिन ऐन मौके पर उस इजाज़त को कैंसिल कर दिया गया. उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कम्युनिस्ट गदर पार्टी ऑफ इंडिया के स्पोक्स पर्सन प्रकाश राव साहब. प्रकाश राव साहब, ये जो आपके साथ जो किया गया, आप लोगों ने जो जलसा एक रखा था हर साल की तरफ प्रोटेस्ट जो होता है, इसको कैंसिल कर दिया गया, क्या कहें? ये हो सकता था और ये बिल्कुल दिखाता है कि हमारे देश की लोकतांत्रिक कहाँ तक खड़ा है, कितना लोकतंत्र है, नहीं है. पहले ही जो जंतर मंतर एक जेल जैसे बनाए गए हैं, 4 के अंदर आप अपना आवाज़ सुनाओ, कोई सुनने वाला नहीं है. फिर कहते हैं यहाँ भी मत सुनाओ. जब हम अंदर गए तो वो कहते हैं आप ओखला में सुनाओ, कहीं और सुनाओ. जैसे कि ये जो जगह है, जो पार्लियामेंट के सामने जो लोग अपनी विचार को रखते हैं कि देश में क्या सही है क्या गलत है, वो कह रहे हैं कि ये मना है आपके लिए. तो ये बिल्कुल नाजायज़ है. शाम को इन्होंने कहा कि परमिशन है, आप कर लो कार्यक्रम, और सुबह सुबह बताते हैं कि ये रद्द है. और वजह क्या है? वो कह रहे हैं कि आप जो है सांप्रदायिक भावना को भड़का रहे हैं. तो ये देखो कि कैसे उल्टा चोर कोटवार. इसका मतलब कि सीधी तौर पर हम कह रहे हैं कि जो अमन चैन के लिए लड़ रहे हैं कि जो गलत हुआ उसको मानो कि गलत हुआ और सही दिशा पे लोगों की एकता को बनाए, उसको वो नकार रहे. वो कह रहे हैं कि हम सांप्रदायिक हैं. तो अब ये जो है जिस तरह के यानी अनडेमोक्रेटिक स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये सिलसिला आगे बढ़ जाएगा, तो उसको किस तरह से दूर करेंगे? क्योंकि डेमोक्रेसी को जो है जिस तरह से सप्रेस करने की, ये डेमोक्रेसी को सप्रेस करने का ही स्टेप है. ये आप जो कहना चाह रहे हैं ना कि भाई हम जो है फिरखारन हम आहंगी कम्युनल हारमोनी की बात कर रहे हैं, हम पर उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो कम्युनल जो है डिस्कॉर्ड पैदा करते हैं. ये देखिए, ये पूरा रवैया दिख रहा है, ये हमारे जो शासक वर्ग का रवैया है. कई लोग सोचते हैं कि एक पार्टी का रवैया है, ये शासक वर्ग का रवैया. मुझे याद है 80 के दशक में बोट क्लब में रैलियां चलती थी लाखों करोड़ों का. आज जो उसके ज़माने के बाद जो जन्म लिए, उन्हें मालूम भी नहीं है कि ये बोट क्लब में लाखों लोग दिल्ली में इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते थे. फिर उन्होंने कहा कि जंतर मंतर में करेंगे. फिर जंतर मंतर को यहाँ भी हज़ारों लोग इकट्ठे होते थे, अब उसको भी बंद कर दिया. ये सिलसिला हमारे शासक वर्ग कह रहे हैं कि हम राज करते रहेंगे. शासक वर्ग का मतलब मैं कहूँगा कि सीधे तौर पर पूंजीपति वर्ग, जिसके बड़े अगुआ में बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, ये कहते हैं कि भाई हमारी डेमोक्रेसी का मतलब इलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट बन गया, बाकी आप लोग का मुंह बंद कर दो, आप चुपचाप रहो, हम जो मर्जी मनमानी करेंगे. इससे टक्कर लेना है तो हमें समझना चाहिए कि लोगों को जागृत करना है कि ये जो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि 5 साल में एक बार वोट दिए या नहीं दिए, या उसमें धांधलेबाजी है या नहीं है, वो बात नहीं, और कोई पार्टी आ जाए. ये डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों के हाथ में फैसला लेने का अधिकार हो, उसके लिए संघर्ष करना जरूरी है. जैसे आज अगर हम कोशिश नहीं करते, मैं मिसाल दूं कि पिछले महीने से सब कार्यक्रम पर बैन है. किस पर? खास तौर पर इजराइल की जो बर्बरता जो है, जो गाजा पट्टी पर जो हमला किया है, उसके खिलाफ जो भी प्रदर्शन किए, हमने कई बार करने की कोशिश की, उसको इन्होंने बैन कर दिया. यहाँ तक कि हॉल के अंदर मीटिंग भी बैन किया. किसी को मालूम नहीं, क्योंकि जो पक्ष और विपक्ष के पार्टियां वो मिले जुले हैं.
इन चीज़ों में, क्योंकि अगर विपक्ष का पार्टी कहती है कि हम करेंगे गाज़ा पट्टी के जो ऊपर जो हमला हो रहा है, तो इन्हें रोकना मुश्किल होता है। ये शासक वर्ग की एक नीति है। इसका मतलब कि दोनों मिला के क्या ऐसे, जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ने का भी शासक वर्ग का नीति था, कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का हाथ था इसको तोड़ने में। और ये पूरा जो 31 साल वही दर्शाता है कि उसका मकसद क्या था। उसका मकसद था कि लोगों की एकता को तोड़ें, सांप्रदायिक जो भावनाएं फैलाएं और अपना जो राज जो है कायम करके चलाते रहे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो इलेक्शन हुआ है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जो भी 4 रियासतों में, मध्य प्रदेश के बारे में क्लियर कट जो है 15,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है कि वहां पर बड़े पैमाने पर रिगिंग हुई है। तो अब ये जो है 2024 का भी इलेक्शन होने वाला है, तो आप समझते हैं कि ये जो रिगिंग का जो मामला है बहुत ही ट्रिकी मामला है, बहुत ही डेंजरस मामला है? ये मैं मध्य प्रदेश के बारे में नहीं कह सकता, पर हमारे जो एनालिसिस है कि जो हिंदुस्तानी चुनाव ऊपर से नीचे रिगडी है, और जो ईवीएम आया तो इससे तो और आसान बन गया कि बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े सरमाएदार इसको पूरा सेटिंग कर सकते हैं। पहले भी रिगिंग होता था, पोलिंग बूथ में होता था और होता था, अब ये एक बड़े पैमाने पे हो सकता है। इस पर लोगों को समझाना पड़ेगा। और ये मानसिक रिगिंग भी होता है और हकीकत में भी रिगिंग ये करवाते हैं, ये तो होती है। तो इसमें हमारे सामने इस सब से निकलता है कि जो डेमोक्रेसी, जो लोगों के हाथ में सत्ता कैसे लाया जाए, उस पर लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा। सारे जो संगठन जो वाकई में चाहते हैं कि लोग जो है हाथ में पावर हो। बाबरी मस्जिद की शहादत की 31वीं बरसी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी एक एहतजाजी जलसा मुनक़द होने जा रहा था, जिसकी इजाज़त दिल्ली पुलिस ने दे दी थी, लेकिन ऐन मौके पर उस इजाज़त को कैंसिल कर दिया गया। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, जिनकी जमात वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और कई और दीगर तंजीमों ने ये एहतजाजी जलसे की कॉल दी थी। डॉक्टर इलियास साहब, गालिबन ये पहला मौका है कि आपके जलसा जो है एहतजाजी जलसा बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो है मुनक़द होने नहीं दिया गया। क्या दिल्ली पुलिस की क्या प्ली थी, क्या दलील थी, किस बुनियाद पर उन्होंने आपके जलसे की इजाज़त ऐन वक्त पर मनसूख कर दी? देखिए, कोई दलील नहीं थी। हमें इजाज़त मिल गई थी। ये तकरीबन 11-12 तंजीमें मिलकर ये प्रोग्राम कर रही थी। इजाज़त मिल चुकी थी हमको। आज 12 बजे फ़ोन आया कि आपको पुलिस थाने आना है, तो ऑर्गेनाइज़र वहाँ गए 2:30 बजे, और वहाँ पे कहा गया कि डीसीपी ने आपकी परमिशन कैंसिल कर दी। तो इन्होंने कहा वजह बताइए। उनका कोई वजह नहीं है, और ये आपकी परमिशन कैंसिल होगी, आप यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हमारे लोग आए तो जंतर मंतर को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया, और वो जी बिल्कुल जेल बना दिया गया, अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। फिर हम लोगों ने फैसला किया कि हमने इससे दो साल पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर में बैंक ऑफ बड़ौदा के अपोजिट पे किया था प्रोग्राम, वहाँ जमा हो गए, वहाँ बैनर लगाया, कुछ थोड़ी सी बात करने की कोशिश की, वहाँ से फिर पुलिस आ गई बड़ी तादाद और वहाँ से बैठा दिया गया। यहाँ तक है कि मीडिया से भी बात नहीं करने दी गई। ये कहा गया कि अगर आप कुछ करेंगे तो हम यहाँ से उठा लेंगे आपको। पुलिस ने गाड़ियाँ लगा दी, अपनी बड़ी रैपिड एक्शन फोर्स आ गई बड़ी तादाद के अंदर। तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर जमहूरी हक पर एक हमला है, फंडामेंटल राइट पे एक हमला है कि ये प्रोटेस्ट करना, आवाज़ उठाना, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा जमहूरी हक है। लेकिन उस हक को भी आज जो है सल्ब कर लिया गया, जबकि ये हर साल होता रहा है, यानी पिछले 30 साल से बराबर हो रहा था। आज 31वां तारीख थी डिमोलिशन की, लेकिन इस मौके पे नहीं करने दिया गया। तो अब ये जो है बाबरी मस्जिद का जो केस है, अब जिस तरह से ये एक हमारी जो मुल्क की जो सियासत है उसका एक मरकजी मौजू बना दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीब व गरीब फैसला दे दिया। तो ये इस दौरान के सफ़र को किस तरह से देखेंगे? बाबरी मस्जिद के हवाले से ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, और भी जगह करते हैं, मस्जिदों के हवाले से ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, कहीं ना कहीं शरंगेज़ी का सिलसिला जारी है। तो मुसलमान वादे तौर पर क्यों नहीं बताते कि मुसलमान जो है ऐसी जगह पर मस्जिद बनाता ही नहीं है कि अगर वो नाजायज़ है, किसी के खैर कानूनी तरीके पर हासिल की जाए, तो वहाँ नमाज ही नहीं होती है। तो ये मौक़िफ़ अभी तक मुसलमानों ने अहले मुल्क के सामने रखने की कोशिश ही नहीं की है। नहीं, देखिए, बाबरी मस्जिद का मसला जब चल रहा था उस मौके पर ये बात बहुत सराहत के साथ मुसलमानों की तरफ से आई थी
कि मस्जिद किसी ऐसे मकाम पे तामीर नहीं हो सकती जो नाजायज़ तरीके से हासिल की गई हो या जिसे ख़रीदा ना गया हो, किसी के ज़मीन पे कब्जा करके, या फ़र्द का मामला हो या किसी इज्तिमाई का मामला हो, किसी की ज़मीन पे कब्जा करके मस्जिद नहीं बन सकती, वो मस्जिद ही नहीं होगी। ये एक फतवा है उलमा इकराम का, और इसको हमने बहुत वाज़ेह तौर पे बताया लोगों सामने। देखिए, एक बात यह है कि बाज़ के केस को अगर आप उठाकर देखेंगे, यानी 1887 से लेकर 1949 और 1949 से लेकर 2000 यानी 6 दिसंबर 1992 और 6 दिसंबर 1992 से लेकर 9 नवंबर 2019 का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, अगर ये पूरी आप वाक़यात के तसलसल को देखेंगे तो आपको लगेगा इसमें सियासी पार्टियों की मुनाफिकत, मीडिया की शरंगेज़ी और अदालतों की का दोहरा मेयार और इंतज़ामिया का जबर, ये सब चीज़ें निकल कर सामने आई। सिर्फ एक पार्टी नहीं है, यानी आप जानते हैं कि बावजूद के इस पूरे वाक़े के दरमियान में मरकज़ में कांग्रेस की सरकार रही है, सेंटर में भी, स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार रही है। मूर्तियां जब रखी गई थी उस वक्त में सेंटर में भी कांग्रेस सरकार थी, स्टेट में भी कांग्रेस सरकार थी, और उसके बाद ताला जब खोला गया उस वक्त भी दोनों तरफ कांग्रेस सरकारें थी। शिलान्यास किया गया 1989 में, उस वक्त भी कांग्रेस सरकारें थी, और जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ 6 दिसंबर 1992 को, तो मरकज में कांग्रेस सरकार थी। तो हम ये कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद के मसले के अंदर वो भी कांग्रेस सरकार में हुआ, नाफिज हो चुका था, उस दौरान होता रहा। जी बिल्कुल। ये क्वेश्चन मैंने जो है यशवी चौहान साहब जो वजीर दाखिला थे, इनको उठाया था उनके सामने, लेकिन वो आए बाएं शक करने लगे। नहीं, देखिए, 6 दिसंबर 1992 की शाम में प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया था। उसके बाद 40 घंटे तक मैकशिफ्ट टेम्पल बनता रहा वहाँ पे, और 40 घंटे के बाद वहाँ पे मूर्तियां रखी गई। तो जब आपने प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया, मतलब नरसिम्हा राव की सरकार थी वहाँ पे, तो उसकी दौरान के अंदर वो मैकशिफ्ट टेम्पल बना। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबरी मस्जिद का मसला जो है वो सियासी मुनाफिकत की सबसे बदतरीन मिसाल है। दूसरी बात मुझे कहनी है कि 9 नवंबर को 2019 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हमारा ये अंदाजा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट लॉ ऑफ द लैंड के ऊपर में, रेवेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर में, रैंड रिकॉर्ड के ऊपर में, और जो सबूत मुहैया थे उसके ऊपर फैसला देता, तो शायद फैसला हमारे हक में होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहली बात तो ये कही कि कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे साबित होता हो कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के बनाई गई। राम मंदिर तो कुछ किसी भी मंदिर को तोड़ के बनाई गई, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। दूसरी बात उसने ये कही कि हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जो सबूत मिले हैं, जो छोटे मोटे सबूत मिले हैं, वो भी बाबरी मस्जिद के बनने से 400 साल पेशतर के हैं। फिर तीसरी बात उसने ये कही कि 22 दिसंबर 1949 की रात में जो मूर्तियां रखी गई वो गैर कानूनी काम था, असंवैधानिक काम था, मुजरिमाना हरकत थी। उसके बाद वो ये कहता है आगे बढ़कर कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत जो है वो इस मुल्क के माथे पर कलंक है, वो गैर दस्तूरी काम है, वो गुंडागर्दी थी, वो मुजरिमाना फेल था। ये सब के बावजूद वो ये कहता है कि साहब, लेकिन हिंदुओं का भी दावा रहा है जमीन के ऊपर में, उनकी आस्था भी है, इस बुनियाद पर वो जमीन राम मंदिर के हवाले कर दी गई। ये तो कोई बात समझ नहीं आती। पूरे ऑब्जर्वेशन हमारे फेवर में है, फैसला उनके हक में जाता है। उसके बाद आप ये कहते हैं लीपापोती करने के लिए कि आपको 5 एकड़ जमीन कहीं और दे दी जाएगी, वहां आप मस्जिद बना लें। तो ये पूरा 9 नवंबर का जो फैसला है 2019 का, ये फैसला मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की अदलिया की तारीख में इंतहाई बदनुमा दाग है, इंतहाई गैर उसूली फैसला है, नाइंसाफी। लेकिन बहरहाल ये फैसला हुआ। तो अब हम जो यहाँ पे 31वां डिमोलिशन का दिन था, शहादत का दिन था आज, हम ये चाह रहे थे कि हम ये सब बातें पब्लिक के सामने रखें, मीडिया के सामने रखें, ताकि लोगों के सामने बात जाए कि बाबरी मस्जिद का जो मसला है वो सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं है, बल्कि इस मुल्क के अंदर इंतजामिया आइन का मसला है। इस मुल्क की इंतजामिया, अदालतें और हुकूमतों की जो रवैया रहा है उसको हम एक्सपोज करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है वो भी नहीं करने दिया गया। तो ये है सूरत-हाल। इसी वजह से हम हर तारीख को, हर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन को में अपनी बात लोगों तक कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है मस्जिदों के हवाले से जो सियासत हो रही है उसमें, क्या आप ये समझते हैं कि ये जो ग्रोह है, बरसर इख्तिदार ग्रोह है, वो एहसास कमतर मुब्तला है? वो जो मुस्लिम इख्तिदार था यहाँ पर 700-800 साल, दिल्ली से जो था 700-800 साल तक था, 1192 में शुरू हुआ था, 1857 में ख़त्म हुआ, तो वो उसका बदला लेना चाहते हैं। वो इनके एक साइकी में बिठा दी गई है। तो ये मस्जिदों पर जो निशाना बनाते हैं, दूसरी चीज़ों पर निशाना जो बनाते हैं। देखिए, एक पहलू वो है जो आप बता रहे हैं
कि ये इनके जहन में, दिमाग में ये बैठा हुआ है कि भाई एक छोटी सी अक़लियत ने जो है इस मुल्क के 800 साल तक हुकूमत की। हालांकि वो हुकूमत तो उनकी हुकूमत नहीं थी, वो तो यहाँ हिंदुस्तानी अवाम की हुकूमत थी, हिंदुस्तान के लोग शामिल थे उसके अंदर। आप देखिए, चाहे मुगलों की हुकूमत के अंदर जितने भी उनके बड़े बड़े मनासिब है उसमें सब हिंदू मौजूद थे। वो खुद जो है राजपूती की औलाद थी। हाँ, मुगल जो है औरंगजेब जिसको नाम लेते हैं वो खुद एक राजपूत रानी की औलाद था वो। नहीं, सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरी तारीख जो थी मुसलमानों की, हिंदुस्तान की, वो उस तारीख का मुआवजा आप ब्रिटिश रूल से नहीं कर सकते। ये सब हिंदुस्तानी के लोग थे। दूसरी बात ये कि देखिए, मसला ये कि आरएसएस और संघ परिवार बुनियादी तौर पे ये समझता है कि यहाँ इक़्तिदार तक पहुँचना है तो हमें कोई ना कोई विलेन चाहिए। तो वो मुस्लिम कम्युनिटी को एक विलेन के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने, और उसके लिए ज़रूरी है उनको कि तारीख को तोड़ मोड़ के पेश करें, गलत बातें मंसूब करें। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान जब इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़े और मस्जिदें तामीर की, उन्होंने हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया, जबरी कन्वर्जन किया। ये सब कहकर वो हिंदू सोसाइटी को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद आप जानते हैं कि ये जो ज्ञान वापी मस्जिद का मामला है जो आज उठाया जा रहा है, वो मस्जिद तो गैर कानूनी सिरे से है ही नहीं। सिरे से जो मंदिर उसमें तोड़ा गया था उसकी तारीख भी लोग जानते हैं कि वहाँ एक रानी के साथ बलात्कार हुआ था, हिंदू रानी के साथ में, और हिंदू राजाओं ने ये गुजारिश की थी मौलिया फौज से कि साहब इस मंदिर को तोड़ दिया जाए, ये अपवित्र हो गया। वो मंदिर तोड़ दिया गया। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि अब ये जो पंडे हैं हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो उनकी हिफाजत के लिए वहाँ कुछ एक मुस्लिम फौज का एक टोली रख दी गई। उस टोली के लिए एडजेसेंट पे एक मस्जिद तामीर की गई। वो मस्जिद के खिलाफ आज तहरीक चल रही है। हालांकि कोई ये नहीं बताता कि वो मंदिर क्यों तोड़ा गया था, मंदिर की तारीख क्या है। यानी वहाँ पे पांडवों, यानी इनके जो महंत थे, उन राजाओं ने उस औरत के साथ में बलात्कार किया था। वहाँ रानियां गई थी पूजा करने के लिए, एक रानी वापस नहीं आई, बाद में पता चला था उसके तहखाने के अंदर साथ बलात्कार किया गया। तो ये तारीख बताते नहीं है लोग कि भाई ये असल तारीख है उसकी। वो मंदिर तो तामीर भी हो गया ना, वो मंदिर तामीर होगा। ज्ञान वापी तो शर्की सुल्तानों ने कायम की थी, वो तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं, लेना देना ही नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा जो है उसको रेनोवेट कराया गया था औरंगजेब के जमाने में। सही कह रहे हैं आप। तो बात ऐसे ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह मथुरा की ईदगाह का मसला है। वहाँ कोई कृष्ण जन्मभूमि नहीं है, लेकिन वहाँ उसको कृष्ण जन्मभूमि बनाया जा रहा है। तो ऐसे अगर आप देखें तो मुल्क के मुख्तलिफ मकामात के अंदर इस तरह के डिस्प्यूटेड स्पॉट्स इन्होंने बना लिए। हुबली की ईदगाह है, आपके मध्य प्रदेश में एक मुकाम है, वहाँ भी है। तो ये इस तरह की चीज़ों को बुनियाद बना के वो समझते हैं कि इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए यही एक रास्ता है। क्योंकि उनको देखा है कि भाई बाबरी मस्जिद की वजह से वो आज इक़्तिदार तक पहुँच गए, तो वो समझते हैं कि बाकी जगह भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये समाज को तोड़ के, बांट कर, नफरत फैला के इक़्तिदार हासिल करने की जो कोशिश है, ये इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो आपके ख्याल में एक मुस्बत पहलू उससे यही निकलता है कि मुसलमान यहाँ पर जो है आज भी मैटर करता है। आप कितना भी मार्जिनाइज करिए, आप मुसलमानों को ही जीना बनाकर जो है इक़्तिदार तक पहुँच रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप मुसलमानों को हटा दें इस मुल्क से तो शायद ये मुल्क बाकी भी न रहे। इसलिए इतने आपस के तजादात हैं लोगों के दरमियान में, जो कौमें एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं है। मैटर करती है कि आपको हर वक्त वहीं जाके निशाना लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर आप अपने जो समझ रहे अपने हमवा लोग हैं उनके साथ आ सकते हैं। हाँ, सही है। देखिए, आप उठाकर देख लीजिए जो लिंचिंग के वाक़यात हैं, आप जो हेट स्पीचेस हैं, जो जेनोसाइड की तकरीरें हैं, ये सब क्या मैटर करती है? ये दिखाने की कोशिश करती है कि आप एक कम्युनिटी को बराबर विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैटर करती है, कम्युनिटी पे मैटर करती है, वो कम्युनिटी मैटर करती है। और आज जब आप कहते थे हमको वोट नहीं चाहिए, आप क्यों उसको तोड़ के पसमानदा का वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं? तो वो कम्युनिटी तो मैटर करती है हिंदुस्तान की सियासत में। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, जो वहाँ पर जंतर मंतर पर जलसा होने वाला था उसको जो है मनसूख कर दिया गया ऐन वक्त पर, ये कहकर कि आप फ़िरका परस्ती फैला रहे हैं, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला है। ये जो सूरत हाल है बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। और ये मुल्क में जो है ना, ये सीधा सीधे फैसिज्म जिसे फिस्तायत कहते हैं, ये फिस्तायत के जो है ये मज़ाहिर हैं। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।